तो आप लोगों को एडवांटेजेस टू कस्टमर समझ में आ गया। कस्टमर जो कॉस्ट प्लस बेसिस पे आपसे कोई सामान खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट सही पता रहेगी, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर सामान बेच सकते हो, तो आपको कॉस्ट सही पता रहेगी तो आपको काम आराम से कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आपने उस चीज की कॉस्ट ऑडिट करवाई है तब। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, सेल कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा बेसिस पर, एस्केलेशन क्लॉज वाला। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब होता है कोई फ्यूचर कॉन्टिंजेंसी होने के कारण आपके कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लो आप कोई टेंडर लेके रखे हो, आज के डेट पे छड़ का रेट है 200 रुपए के हिसाब से, अब काम करते करते छड़ का रेट बढ़ गया तो फिर पैसा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं सामने वाले का, अब उसके अंदर थोड़ी काम होगा। तो किसी भी प्रकार, किसी भी कारण से फ्यूचर में अगर कॉस्ट बढ़ जा रही है तो आप सामने वाले से उतना एक्स्ट्रा क्या करोगे, रिकवर करोगे। तो सामने वाले को भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ भाई वाकई में रेट बढ़ा है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा उस चीज का। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया आपका कस्टमर लोगों को फायदा। उसके बाद गवर्नमेंट को फायदा कैसे होगा कॉस्ट ऑडिट से। आपको पता है कभी कभी कोई गवर्नमेंट जो है ना प्राइस कंट्रोल स्कीम चलाती है। राशन दुकान जानते हो, तो प्राइस कंट्रोल स्कीम चलती है वहां पे। द गवर्नमेंट कैन हैव मोर रिलायबल बेसिस टू फिक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी इन अ प्राइस कंट्रोल स्कीम। गवर्नमेंट अब किसी चीज का अगर प्राइस कंट्रोल स्कीम के तहत सेल कर रही है, उस चीज को बेच रही है, तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्राइस फिक्स कर सकती है उस कमोडिटी की। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन टैरिफ प्रोटेक्शन। टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब लोगों को सब्सिडी देना है, लोगों से टैक्स वसूलना है, ये बहुत सारा काम होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट उसमें अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकती है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद इट हेल्प्स द अथॉरिटीज इन फिक्सिंग अप टैक्सेस और ड्यूटी ऑन द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी लगाया जाता है किसी भी चीज की सेल पर, मतलब आप किसी चीज को सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब जीएसटी जो लगता है किसी चीज की सेल होने पर लगता है, लेकिन जब आप किसी चीज को सेल करोगे तो उसको बनाया भी तो होगा, आपको वो चीज कॉस्ट पे तो पड़ी होगी। अब आपकी कॉस्ट ही सही नहीं रहेगी तो आपका सेल भी सही नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा तो जीएसटी भी गलत लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को मदद करता है कॉस्ट ऑडिट, ताकि वो सही टैक्स, सही ड्यूटी लगा सके उस प्रोडक्ट पर। क्लियर है। तो फायदा किसको किसको मिलता है, एडवांटेजेस किसको किसको मिलता है, मैनेजमेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, शेयर होल्डर्स को, कस्टमर को और गवर्नमेंट को, इनको सबको फायदा है कॉस्ट ऑडिट होने से। लेकिन कॉस्ट ऑडिट के अपने खुद के डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉस्ट ऑडिट के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉस्ट ऑडिट हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। व्हेन द फाइनेंशियल अकाउंट आर ऑडिटेड, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज अननेसेसरी। जब फाइनेंशियल अकाउंट का ऑडिट हो चुका है तो उस केस में कॉस्ट ऑडिट क्या हो जाता है, अननेसेसरी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट तो ओवरऑल सारी चीजों को कंसीडर कर लेता है, तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट फिर उस समय क्या बन जाता है, अननेसेसरी बन जाता है। इफ द कॉस्ट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड बाय क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, देन देयर कैन बी नो रीजन फॉर गेटिंग सच कॉस्ट अकाउंट ऑडिटेड बाय अनदर क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। ये पॉइंट समझने की कोशिश करो। अगर आपके कॉस्ट के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है कोई एकदम पढ़ा लिखा बंदा, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो सीएमए किया हुआ है, तो अकाउंटिंग करेगा तो बहुत अच्छे ढंग से करेगा कि नहीं, सारे नियम, सारे प्रिंसिपल, सारे कॉस्ट अकाउंट के मेथड अप्लाई करेगा, तो सीधी सी बात है वो जो कॉस्ट अकाउंट बनाएगा वो एकदम सही सही होंगे। तो वो जब सही बना रहा है तो फिर फालतू ऑडिट कराने की जरूरत है क्या किसी और से, नहीं। उसके बाद आगे, कॉस्ट ऑडिट में क्रिएट अननेसेसरी हिंड्रेंस इन ऑपरेशनल वर्क। अब कॉस्ट ऑडिट सीधा किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन वाले जगह से रिलेटेड है। अब कॉस्ट ऑडिटर जाके ऑडिट करेगा सारी चीजों की, तो जबरदस्ती रुकावट पैदा नहीं करेगा प्रोडक्शन के काम में। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। द कॉस्ट ऑडिटर मे बी अ क्वालिफाइड पर्सन बट ही मे नॉट बी ऑलवेज राइट इन हिज जजमेंट बिकॉज ही कंसिडर ओनली कॉस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कॉस्ट ऑडिटर भले ही क्यों ना एक क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को हमेशा सही नहीं माना जा सकता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को रिकंसिलिएशन वाले पार्ट में, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया को देखती है और अपना प्रॉफिट निकाल के बता देती है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो तो पूरा ओवरऑल कंपनी को देखता है।
तो जब प्रॉफिट बताना रहेगा किसी को, तो किसका प्रॉफिट मानोगे, कॉस्ट वाले का कि फाइनेंशियल वाले का? फाइनेंशियल वाले का। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा किया गया काम, कॉस्ट ऑडिटर अगर उस चीज की चेकिंग किया हुआ है, तो कभी कभी कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिटर की चीजों पर रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को ही कंसीडर कर रहा है। हरी बस समझ में। उसके बाद आगे, कॉस्ट ऑडिट इज एक्सपेंसिव एंड दिस में नॉट सूट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट ऑडिट क्या महंगा सौदा है, तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन इसको को सूट नहीं करता। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट के बीच में डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंसेस कितने हैं? 16। तो आप लोगों को 16 डिफरेंस पूरे अगर याद रहेंगे तो लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर याद नहीं है तो आप कम से कम 8-10 पॉइंट तो लिख ही देना। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट का डिफरेंस। फाइनेंशियल ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट सपोर्टिंग वाउचर्स और डॉक्यूमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, whereas cost audit is an audit of cost account, cost statement and cost accounting plan। ये पहला याद रहेगा। चार्टेड अकाउंटेंट इज कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट फॉर परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ऑडिट, whereas क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट इज कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म कॉस्ट ऑडिट। मतलब फाइनेंशियल ऑडिट कौन करेगा? सीए, लेकिन कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? सीएमए, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट। ये भी याद रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल ऑडिटर टू एग्जामिन कॉस्ट अकाउंट एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री। द कॉस्ट ऑडिटर हैज टू मेक डिटेल्ड चेकिंग फॉर द एक्सपेंसेस, पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विद एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो पूरे कॉस्टिंग रिकॉर्ड को पूरा चेक नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेंट्री दिख रही ना स्टॉक, उसकी वैल्यूएशन को चेक करेगा। मतलब वो जाके डिटेल्ड कॉस्ट की ऑडिट नहीं करेगा। कौन? फाइनेंशियल ऑडिटर। लेकिन कॉस्ट ऑडिटर जब अपनी कॉस्ट ऑडिटिंग करेगा ना, तो पूरे कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबको डिटेल्ड चेकिंग करेगा। तो डिटेल्ड चेकिंग में क्या क्या इंक्लूड करेगा? एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है बता रहा हूं। वो पूरी डिटेल चेकिंग करेगा सारे एक्सपेंसेस की, सारे ओवरहेड्स की, और ओवरहेड के एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट की भी चेकिंग करेगा। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है, सुनो। जैसे यहां पर मान लो मैं नोट्स आप लोगों को दे रहा हूं ऑडिट के, तो नोट्स का जो खर्चा स्टूडेंट बेसिस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 10 स्टूडेंट होंगे तो 10 के हिसाब से मेरे को प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, 15 स्टूडेंट होंगे तो 15 के हिसाब से आएगी कि नहीं? तो ये तो ऑलरेडी डिवाइडेड खर्चा है, इसमें मेरे को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। मालूम है एक बच्चे के पीछे अगर मैं नोट्स दे रहा हूं तो मेरे को 400 रुपए खर्चा आएगा फॉर एग्जांपल। लेकिन ये बिजली बिल आ रहा है, बिजली बिल, अब मैं बोल रहा हूं कि शौर्या वहां बैठी है तो वहां का बिजली बिल 4 रुपए आ रहा है, कृतिका वहां बैठी है तो थोड़ी सी कृतिका और शौर्या में थोड़ी कृतिका ज्यादा पतली है तो इसके लिए 3 रुपए का बिजली बिल आ रहा होगा। मैं उसको मोटी नहीं बोल रहा हूं, आपको पतली बोल रहा हूं। सुनो मेरी बात। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉमन बेसिस पे लगते हैं। जैसे मैं इस क्लास की एग्जांपल दूं तो बिजली बिल। तो वैसे फैक्ट्रियों में भी जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है तो फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। तो वहां पे जो ओवरहेड्स होते हैं ना वो ओवरऑल लगा दिए जाते हैं, फिर बाद में उनको प्रोडक्ट वाइज एलोकेट करना पड़ता है, उसको अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। जैसे मशीन का डेप्रीसिएशन, मशीन का डेप्रीसिएशन लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर लग रहा है, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे, मैनेजर की सैलरी हो गई, ठीक है। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं ओवरऑल बेसिस पे लगाए जाते हैं, तो उसको बाद में एलोकेट और अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर जब कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करता है ना तो ये सारी चीजें चेक करेगा, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, एक एक चीज। लेकिन फाइनेंशियल ऑडिटर जाके सिर्फ क्या चेक करके आ जाएगा? इन्वेंट्री देख के आ जाएगा बस। 3 पॉइंट मैंने बताया। मीनिंग ऑडिट कौन करता है? यहाँ सीए, वहां सीएमए। सीए सीएमए मत लिखना, चार्टेड अकाउंटेंट, और वहां लिखोगे कॉस्ट अकाउंटेंट। और यहां पर लिखोगे कि फाइनेंशियल ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ काहे की चेकिंग करेगा? इन्वेंट्री की, और वहां पे पूरा एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड सारी डिटेल चेकिंग करेगा। उसके बाद द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट आर टू सी वेदर द नेसेसरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट हैव बीन मेंटेन्ड, वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट लॉस बाय रिस्पेक्टिवली। जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट वो स्टेट ऑफ अफेयर्स बताती है।
बैलेंस शीट क्या बताती है? स्टेट ऑफ अफेयर्स। और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो क्या बताता है? प्रॉफिट और लॉस बताता है। स्टेट ऑफ अफेयर्स को मैं फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकता हूं और प्रॉफिट और लॉस को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोल सकता हूं। तो फाइनेंशियल ऑडिटर जब जाता है तो उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है फाइनेंशियल अकाउंट को चेक करना कि जो बैलेंस शीट देगा, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट और पीएल। बैलेंस शीट देखेगा कि बैलेंस शीट अपना सही स्टेट ऑफ अफेयर बता रही है कि नहीं, मतलब सही फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है कि नहीं। और ये चेक करेगा प्रॉफिट लॉस सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि नहीं, मतलब सही प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है कि नहीं, ये चेक करेगा। लेकिन कॉस्ट ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो क्या चेक करेगा? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट आर टू वेदर द कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल हैव बीन करेक्टली वर्कड आउट। वो कॉस्ट की चीजों को देखेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करेगा, वो देखेगा किसी चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही निकाल के रखे कि नहीं, उस चीज की सेल प्राइस आपने सही लगाई है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करेगा कौन? कॉस्ट ऑडिटर। ये भी याद रहेगा। The financial auditor remains satisfied if the transaction recorded prove out to be true and they are correctly recorded. He is not here to see whether the account of expenses is more or less. One of the most important duty of the cost auditor is to locate the inefficiencies and wastage in cost of production. That is, if cost incurred is more than फाइंड आउट द रीजन। इस पॉइंट का मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। फाइनेंशियल ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो वो सिर्फ ऑथेंटिसिटी चेक करता है। क्या चेक करता है? ऑथेंटिसिटी। मतलब ये खर्चा हुआ है, दिखाओ इसका बिल, ये बिल है, चेक कर लिया, हाँ बिल है, खर्चा हुआ है, टिक मारो, आगे बढ़ो, चेक है, सही है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट जो है ऑथेंटिसिटी भी चेक करता है कि वो सही है कि नहीं, और एडिक्वेसी भी चेक करता है कि भाई खर्चा आपने 10 करना था, 20 तो करके नहीं बैठ गए हो। आ रही बात समझ में? तो फाइनेंशियल ऑडिटर जो चेक करेगा सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेगा? ओनली ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड आर करेक्टली, मतलब ट्रांजेक्शन आर करेक्टली रिकॉर्डेड और नॉट, यही चेक करेगा। जबकि कॉस्ट ऑडिटर क्या चेक करेगा? इनएफिशिएंसीज एंड वेस्ट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेक करेगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब फालतू खर्चे, वेस्टेज तो नहीं हो रहे, ये फाइनेंशियल ऑडिटर नहीं करता है काम। आगे, इन द मैटर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, द फाइनेंशियल ऑडिटर हैज ओनली टू सी वेदर द कैटेगरी ऑफ स्टॉक हैव बीन इंक्लूडेड इन द अकाउंट इन ट्रू क्वांटिटीज एंड वैल्यूज। फाइनेंशियल ऑडिटर सिर्फ ये देखेगा स्टॉक को सही कैटेगरी में, सही कैटेगरी मतलब रॉ मटेरियल है, WIP की फिनिश गुड्स है, ये देखेगा। उसके बाद उसकी सही क्वांटिटी ली है कि नहीं और सही वैल्यू ली है कि नहीं, वो चेक करेगा। जबकि कॉस्ट ऑडिटर क्या चेक करेगा? द कॉस्ट ऑडिटर हैज टू नॉट ओनली चेक द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री बट ऑल्सो सी वेदर द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स हैव बीन केप्ट एट प्रॉपर लेवल्स इन अकॉर्डेंस विद ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप लोग लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़े थे इन्वेंट्री लेवल्स, जिसमें रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, उसके बाद एवरेज लेवल, ये सब पढ़े थे। बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट में था। तो जो फाइनेंशियल ऑडिटर है ना, सिर्फ देखेगा इन्वेंट्री है, हाँ है, WIP रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, ठीक है, सही क्वांटिटी है, ठीक है, सही वैल्यू पर रिकॉर्डेड है, ठीक है, बस ये चेक करके छोड़ देगा। कॉस्ट ऑडिटर जब जाएगा ना तो ये सारी चीजें तो चेक करेगा ही, प्लस ये भी देखेगा इन्वेंट्री अपने लेवल पर है कि नहीं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, EOQ फॉलो हो रहा है कि नहीं, EOQ सुने हो, EOQ फॉलो हो रहा है कि नहीं, कहीं पे ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री अपने मैक्सिमम लेवल से ऊपर चले जा रही है, रीऑर्डर लेवल से ऑर्डर हो रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें कौन चेक करेगा? कॉस्ट ऑडिटर। तो कॉस्ट ऑडिटर का काम ही अलग है भाई। इसलिए लोग आजकल CMA ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी और तेजी से ग्रो हो रही है, बढ़ गई है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह और बढ़ रही है इंडिया में। तो वहां पे अब CMA लोगों का रोल बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की जॉब्स भी निकलती CMA के नाम से, गवर्नमेंट की जॉब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी निकल रही है। तो आप लोगों को बीकॉम के बाद क्या करना है ऐसा लग रहा है तो आप लोग CMA भी कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है, इजी भी है एज कंपेयर टू CA, और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता करने में,
और इसमें जैसे सीए कर रहे हैं अगर कोई, तो कंफर्म ये सीए हो ही जाएगा वो कंफर्म, लेकिन सीएमए अगर करोगे तो आज नहीं तो कल आपका सीएमए कंप्लीट हो ही जाएगा, उसमें ये कंफर्म रहता है। और जॉब की प्लेसमेंट की गारंटी है कि कंफर्म, लेकिन जितने जल्दी करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि कोई कोर्स नया रहता है ना तो उसकी स्टार्टिंग में क्रेज बहुत रहती है। जैसे मैं जब 12th में पढ़ता था उस समय इतने लोग कूद कूद के एमबीए करने के लिए घुस रहे थे, लेकिन अब जाओगे ना तो एमबीए सिर्फ ऊपर की जो टियर 3 कॉलेजेस है ना वहां के ही ठीक है, उसके नीचे से एमबीए करोगे तो शादी में दिखाने के लिए डिग्री काम आती है बस। तो वैसे सीएमए भी अगर कर रहे हो तो स्टार्टिंग में करोगे, अभी सीएमए तो वैसे बहुत पुराना कोर्स है, लेकिन अभी इसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि जीएसटी की ऑडिट में भी सीएमए को इंक्लूड कर लिया। पहले सीएमए को ऑडिट जीएसटी अलाउ नहीं था, क्योंकि जीएसटी नहीं था पहले, तो सीएमए लोगों की डिमांड बढ़ रही है, अभी करोगे तो अच्छा रहेगा। आगे, फाइनेंशियल ऑडिट इज एसेंशियली एन ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर, शेयर होल्डर्स और अंडर द सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना उसको कौन करवाता है? प्रोप्राइटर करवाएगा, या फिर शेयर होल्डर करवाएंगे, या फिर कोई कानून बोल देगा, कोई लॉ बोल देगा। जैसे अभी टैक्स ऑडिट पढ़ने वाले तो टैक्स ऑडिट बोल देगा कि इनका फाइनेंशियल ऑडिट कराओ। लेकिन कॉस्ट ऑडिट जो होता है एसेंशियली एन ऑडिट इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑडिट मेनली कौन कराता है? मैनेजमेंट करवाता है, मैनेजमेंट कराता है, ताकि वो देखे कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं। एज पर द कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ईच कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर। कॉस्ट ऑडिट इज नॉट of repetitive nature as the Companies Act. Statutory cost audit is only required for the year if so ordered by the central government. मतलब यहां पर कंपनीज लोगों के लिए कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करती। लेकिन जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो हर कंपनियों के लिए कंपलसरी है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट आप इतना ही लिख लेना बस, फाइनेंशियल ऑडिट इज कंपल्सरी इन ऑल केस ऑफ कंपनी, जबकि कॉस्ट ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, ऐसा लिख देना। एज पर कंपनीज एक्ट सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द शेयर होल्डर। जो फाइनेंशियल ऑडिटर ऑडिट करेगा ना तो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? शेयर होल्डर्स को। 5 मिनट ना, क्लास दूसरी चल रही है, इधर बैठ जाओ या क्लास में बैठ जाओ। कंपनीज के केस में जो ऑडिटर ऑडिट करके जाएगा तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? शेयर होल्डर्स को। जबकि कॉस्ट ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? किसको सबमिट करेगा? क्लाइंट को। किसको सबमिट करेगा? क्लाइंट। क्लाइंट मतलब मैनेजमेंट। क्लाइंट का मतलब लिख दो मैनेजमेंट। आगे की बात है ना, ये जो लिख रहा है ना इसको काट दो पूरा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार अच्छे से समझा देता हूं। क्या होता है, जो ऑडिट कराना है ना रिपोर्ट भी वही मांगेगा, इतना तो मानोगे कि नहीं? जो ऑडिट कराने के लिए बोल रहा है रिपोर्ट भी कौन मांगेगा? वही। तो यहां पर ऑडिट कराने के लिए कौन बोल रहा है? प्रोप्राइटर बोल रहा है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रोप्राइटर को। यहां पर ऑडिट कराने कौन बोल रहा है? शेयर होल्डर, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? शेयर होल्डर को। यहां पर ऑडिट कौन करवा रहा है? कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी, मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? उस बॉडी को सबमिट करेगा। लेकिन यहां पर ऑडिट कौन करवा रहा है? मैनेजमेंट करवा रहा है। और कभी कभी ऑडिट कौन कर देता है? किसके ऑर्डर से करवाना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर। तो अपनी रिपोर्ट ऑडिटर भी किसको सबमिट करेगा? अगर मैनेजमेंट ने करवाया तो मैनेजमेंट को देगा, मैनेजमेंट को क्लाइंट बोल रहा है। और कभी अगर कंपनी ने करवाया है, कंपनी बोलता सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया, तो कंपनी लॉ बोर्ड को सबमिट करेगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं आया समझ में? अगर मैनेजमेंट ऑडिट करवाई है तो कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? मैनेजमेंट को। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर देके ऑडिट करवाया है तो उस केस में जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? कंपनी लॉ बोर्ड को करेगा, क्योंकि कंपनी लॉ बोर्ड भी किसके अंडर काम कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। द स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिटर कैन नॉट कंडक्ट स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिटर जो है वो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता। द स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिटर ऑल्सो कैन नॉट कंडक्ट स्टैट्यूटरी फाइनेंस, मतलब एक दूसरे का काम दोनों नहीं कर सकते। फाइनेंशियल वाला फाइनेंशियल का काम करेगा, कॉस्ट वाला कॉस्ट का काम करेगा। फाइनेंशियल ऑडिट इज समवॉट अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, दैट इज ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा।
फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है, जो काम हो गया है, पास्ट की ऑडिट होती है। और जबकि जबकि कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो करंट का भी और फ्यूचर के भी बारे में बात करता है। वो एफिशिएंसीज चेक करता है कि आप जो कर रहे हो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आगे, फाइनेंशियल ऑडिट इज नॉट कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन। फाइनेंशियल ऑडिट में प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो, प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। जबकि कॉस्ट ऑडिट इज कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन। फाइनेंशियल ऑडिट, द लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट इज डिटरमाइंड। फाइनेंशियल ऑडिट के केस में जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है ना, उसकी रिपोर्ट पहले से फॉर्म टाइप का बना हुआ रहता है, ये फॉर्म भर के देना है। जैसे टैक्स ऑडिट की बात करूं तो फॉर्म 3CB 3CD करके आता है, वो भर के देना पड़ता है ऑडिटर। उसके अंदर की जो बातें हैं ना पूरी फिक्स्ड होती है, एक वर्ड चेंज नहीं कर सकता ऑडिटर। लेकिन कॉस्ट ऑडिट का जो रिपोर्ट होता है, कॉस्ट ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है, वो उसकी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, पढ़ो, नॉट ऑलरेडी डिटरमाइंड। मतलब कॉस्ट ऑडिटर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है उसकी लैंग्वेज को। क्लियर है मेरी बात? इसके ऊपर का एक पॉइंट छूटा हुआ है। फाइनेंशियल ऑडिटर गिव हिज रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, वेयर एज कॉस्ट ऑडिटर गिव हिज रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। यहां पर डिपेंड करा रहा है कि ऑडिट कराता कौन है, तो रिपोर्ट उसी को सबमिट होगी। यहां पर डायरेक्टली बोल रहा है कि यहां पर रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, शेयर होल्डर्स को। यहां पर किसको सबमिट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मतलब मैनेजमेंट को। ये पॉइंट अगर काट दोगे तो चलेगा। पॉइंट नंबर 13, इन फाइनेंशियल ऑडिट द लैंग्वेज, ये तो हो गया। द सेंटर पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया मतलब पूरा ओवरऑल। जबकि कॉस्ट ऑडिट का जो एरिया होता है वो क्या होगा, फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन एरिया। द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज जनरली प्री डिटरमाइंड। फाइनेंशियल ऑडिट का जो टाइम पीरियड है ना, प्री डिटरमाइंड होता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, 31 मार्च, या किसी क्वार्टर का हो सकता है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट का पीरियड जो है ना प्री डिटरमाइंड, क्योंकि प्रोडक्शन की प्रोसेस है ना भाई, ये तो चलने वाली चीजें है। तो यहां पर आप कंटिन्यू कितने भी समय का आप ऑडिट करा सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अपन अभी कर लेते, 2 मिनट लगेगा रीड होने में, फिर हमारा कॉस्ट ऑडिट खत्म हो जाएगा। देखो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, सुनो पहले। कॉस्ट ऑडिटर जाता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वहां का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जहां प्रोडक्शन का काम चल रहा है, वहां की चीजों की ऑडिट करता है। तो वहां की चीजों की ऑडिट करेगा तो वहां कॉस्ट रिकॉर्ड्स होंगे, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा, सारी चीजों को देखेगा, इन्वेंट्री चेक करेगा, कि चीज को चेक करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो जो रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का अपना एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आई, जैसे मैं कॉस्ट ऑडिटर हूं तो आई, कभी कभी ऑडिटर की ग्रुप होती है तो वो लोग क्या लिखेंगे, वी। कभी कभी ऑडिटर लोग पार्टनरशिप फर्म बना के काम करते तो वी लिखते हैं, और कोई सिंगल ऑडिटर काम कर रहा है तो क्या लिखेगा, आई। तो मान लो मैं सिंगल ऑडिटर हूं तो आई, नेम ऑफ ऑडिटर गौरव अंबानी, हैव बीन अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ पायोनियर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। हैव एग्जामिन्ड द बुक ऑफ अकाउंट in prescribed manner under section 148 of the act and other relevant records for the year ended 31st of March 2023 relation to maintained by the company and report subjected to my comment under the heading। मतलब ये बता रहा है कि मैं एक ऑडिटर हूं, इस सेक्शन के तहत अपॉइंट हुआ हूं इस फर्म में, और मैंने ये चीजें चेक करी, और इस बेसिस पर मैं क्या कर रहा हूं, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूं। और मैंने जो चेक किया है वो पॉइंट वाइज मैंने नीचे लिखा है। क्लियर है मेरी बात? ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑडिटर अब चेक करते करते क्या क्या ऑब्जर्व किया और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। कंटेंट इन द एनेक्सर टू द रिपोर्ट, पहला ये सब लिखना पड़ेगा। गिव, क्वेश्चन आता है गिव स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। आई वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। यूवी है, उनको बोलो क्लास चल रहा है। आई वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव वेयर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट।
ये ऑडिटर ऐसा लिखेगा कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी उसको मैंने ऑब्टेन किया, ठीक है, जो जो मेरे नॉलेज के लिए बेस्ट था, ठीक है, मेरी सोच मेरी समझ के हिसाब से जो जो मेरे को सही लग रहा था, मैंने सारी इंफॉर्मेशन क्या कर ली, कलेक्ट कर ली अपने ऑडिट के काम के लिए। ये पहले लिखेगा। दूसरा, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड हैव केप्ट बाय द कंपनी। कंपनी ने सारे जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब कंपनी एक्ट में जो रिक्वायर्ड है वो सब कंपनी ने मेंटेन करके रखे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया। प्रॉपर रिटर्न फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय मी। मतलब क्या होता है, मान लो ऑडिटर अगर कहीं का ऑडिट कर रहे हैं तो एक जगह का ऑडिट कर रहे हैं, मान लो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और उस हेड ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस है। अब ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हेड ऑफिस में रहे कि यहां भी जाए वहां भी जाए वहां भी जाए, तो वो क्या करेगा, हेड ऑफिस में बैठे बैठे ऑडिटर उनको इंस्ट्रक्ट करेगा कि भैया आपके यहाँ जो जो रिकॉर्ड है उसका एक फॉर्म भरो और मेरे को पूरा इस फॉर्मेट में मेरे को सबमिट करके दो। सारी ब्रांचेस को, उसी कंपनी की ब्रांच को इंस्ट्रक्ट करेगा। क्लियर है? तो वही बताना चाह रहे हैं कि जिस ब्रांच में मैं जा नहीं पाया, जिस ब्रांच में मैं नहीं जा पाया बोल रहे ऑडिटर, उन ब्रांचेस से मैंने सारा जो प्रॉपर रिटर्न मतलब प्रॉपर फॉर्म में मैंने पूरा सारा कॉस्ट के डिटेल्स मैंने क्या कर लिए, रिसीव कर लिए, जो कॉस्ट ऑडिट में रिक्वायर्ड थे। द सेड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब जो जो कंपनी एक्ट 2013 में बुक्स रिक्वायर्ड है कॉस्ट से रिलेटेड, वो सबको मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया है। इन माई ओपिनियन, अब अपना ओपिनियन दे रहा है, इन माई ओपिनियन द कंपनीज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपरली केप्ट सो एज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये पूरी चेक करने के बाद मैं इस ओपिनियन में आता हूं, बोल रहा है ऑडिटर, कि कंपनी ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए कॉस्ट से रिलेटेड वो ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या दे रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। डेट डाल देना 10 मई 2023, ठीक है, प्लेस डाल देना, यहां पर सिग्नेचर, ऑडिटर का नाम और कॉस्ट ऑडिटर लिख देना। तो ये स्पेसिमेन ऑफ क्या है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है। हाँ, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन इतनी सारे कंटेंट आपके ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चालू होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और उसके बाद अपनी क्या चालू हो जाएगी, सोशल ऑडिट। क्लियर है?